हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच फॉर टारगेट पे। जैसा कि आप लोगों को अब तक पता चल गया होगा कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है। हो सकता है बहुत सारे लोग नर्वस हो रहे होंगे कि अब कैसे करना है, इतनी जल्दी कैसे तैयारी करना है, कैसे क्या करना है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी एकदम नहीं डरना है, एकदम एक्साइटेड होकर तैयारी करना है। हम लोग आपके साथ हैं। और जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या करना है, तो उस पर प्रॉपर वीडियो डाल दिया गया है। आप लोग जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बिना देर किए आज का क्वेश्चन एनालिसिस शुरू करती हूँ। उम्मीद है आप लोग आज का इसका फर्स्ट वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। ये 2019 का पेपर 2 है। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 15 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, आज 16वां क्वेश्चन देखेंगे कि अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, एक तरफ कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसकी क्वालिटी बताई गई है। फर्स्ट है श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता, और इसका क्वालिटी दिया है कि दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते। श्रव्य क्षतिग्रस्त है यानी उसको सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको देखने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड है पठन अक्षमता, अधिगमकर्ता धारा प्रवाह पढ़ने में एवं लिखने में कमी। हाँ, ये सही है कि डिसलेक्सिया है अगर किसी बच्चे को, तो उसको पढ़ने और लिखने में दोनों में समस्या होगी। अब कैसे होगी, अब जैसे कोई बच्चा है जिसको डिसलेक्सिया है, उसको अगर आप बी बोल रहे हैं तो वो बी को डी लिख रहा है। फिर अगर आप उस चीज़ को पढ़ने बोल रहे हैं तो उसको पढ़ने में भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो जिसमें पढ़ने और लिखने दोनों में प्रॉब्लम होती है तो उसमें उस बच्चे को डिसलेक्सिया होता है, तो ये यहाँ पे सही है। सेकंड है सृजनात्मक अधिगमकर्ता अति सक्रिय कार्य को पूरा करने में धीमे हैं। नहीं, क्रिएटिव बच्चा, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि जो क्रिएटिव बच्चा होगा वो काम को और तेज़ी से करेगा, बहुत डायरेक्शन में उसमें सोचने की क्षमता होती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। फोर्थ है अवधानात्मक कमी अधिगमकर्ता, उच्च अभिप्रेरणा, लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं। नहीं, एडीएचडी की बात हो रही है, तो इसमें तो सिंपल सा पता है आप लोगों को कि इसमें बच्चा जो है वो एक जगह जो है वो लंबे समय तक नहीं टिक सकता है। किसी भी काम को करने में वो मतलब विचलित रहेगा। अगर उसको कोई भी चीज़ 1 घंटा तक अगर बोल दे उसको रुक के करने के लिए, तो वो उस काम को नहीं कर पाएगा। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं है। अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में, यानी मीनिंगफुल लर्निंग की बात हो रही है। मीनिंगफुल लर्निंग की बात कर रहा है कि मीनिंगफुल लर्निंग की बात कर रहा है कि कौन सी, मतलब सिंपल सा समझेंगे कि कौन रोट लर्निंग की बात इसमें कर रहा है, ये कह रहा है इसमें। फर्स्ट है पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना। ये तो अच्छी बात है, ये तो मीनिंगफुल लर्निंग हुई कि आप क्या कर रहे हैं, किसी नए ज्ञान को, जैसे सपोज किसी टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उसके पिछले ज्ञान से उसको जोड़ के पढ़ा रहे हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि अगर कोई बच्चा है वो अगर 4 क्लास में गया सपोज, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, कुछ चीज़ उसको 3 क्लास में जो उसने पढ़ा है उस चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको जोड़ के पढ़ा रहे हैं। तो ये तो बेहतर तरीका है, इसलिए यहाँ पे ये तो सही है। यहाँ पे हम लोगों से नहीं पूछा है कि कौन सा नहीं है। सेकंड है दोहरावे एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, ये गलत है। यहाँ पे ये रोट लर्निंग की बात हो गई और यहाँ पे यही पूछ रहा है कि क्या ये गलत है, इसलिए यही सही हो जाएगा। ठीक है, कि आप क्या कर रहे हैं, किसी भी एक चीज़ को क्या कर रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं कि हाँ ये कंटेंट मैंने तुमको बताया और इस चीज़ को तुम रट जाओ। जैसे सपोज मैं अभी आप लोगों को क्वेश्चन बता रही हूँ और मैंने क्या किया कि आप लोगों को करूँ कि मैं सीधा बता दूँ कि हाँ 17 का दूसरा आंसर है और आप लोग रट जाओ इस चीज़ को। अब इस तरह का क्वेश्चन अगर फिर से आ गया आप लोगों के सामने तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैं क्या कर रही हूँ कि आप लोगों को चारों का ऑप्शन समझा रही हूँ कि कोई नहीं होगा तो वो क्यों नहीं होगा, इस चीज़ पे आप लोगों को फोकस कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को अगर इस तरह का क्वेश्चन, ऐसा तो नहीं है कि एज इट इज यही क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन तो चेंज होगा। हाँ, उसका लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। हो सकता है इसी चीज़ के बारे में पूछ ले आप लोगों से, रोट लर्निंग के बारे में, और उसका मतलब कुछ दूसरे तरीके से घुमा के पूछ ले।
तो आप लोगों को वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। थर्ड है कि उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप एग्जाम्पल भी दे रहे हैं और साथ में नॉन एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, तो ये भी सही बात है, इसलिए यहाँ पे सही नहीं पूछा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो ये भी सही तरीका है कि आप क्या कर रहे हैं कि एक समस्या पे क्या कर रहे हैं, बहुत सारे तरीके से सोचने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पे रोट लर्निंग की बात पूछ रहा था कि कौन सा नहीं है, इसलिए यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगी और ज़्यादा दिन नहीं है अब एग्ज़ाम में, तो आप लोगों को मैंने इसलिए स्टार्ट कर दिया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आप लोग उस चीज़ को अगर बारीकी से देख रहे हैं तो आप लोगों को अच्छा खासा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं आप लोगों को अपने हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि आप लोग क्या करो, मैं जो क्वेश्चन बता रही हूँ, तो आप एक कॉपी रखिए साइड में, और उसमें क्या कीजिए, हर एक क्वेश्चन का नंबरिंग करके आप खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, खुद से बनाइए, फिर देखिए कि मैंने उसका क्या आंसर लगाया, और आप लोगों ने गलती किया तो वो आप लोगों से क्यों गलती हुआ, किस जगह पे आप लोग फंसे, क्यों गलत हो गया आप लोगों से। ठीक है, तो इस चीज़ पे आप लोग फोकस कीजिए और फिर आप लोग चेक कीजिए कि आज मेरा कितना नंबर आया, और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए इस चीज़ को कि 15 क्वेश्चन जो मैंने बताया उसमें से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता है, यानी संरचनात्मक परिवेश के साथ सही नहीं है। जहाँ पे बच्चा एक्टिव होगा, वो संरचनात्मक या रचनात्मक या कंस्ट्रक्टिविस्ट जो भी बोले, इसकी बात होगी तो वहाँ पे बच्चा एक्टिव होगा। और यहाँ पे बोल रहा है कि संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता, यानी बच्चा एक्टिव नहीं है। फर्स्ट है, विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो ये तो अच्छी बात है, यहाँ पे तो बच्चा एक्टिव होगा कि किसी भी प्रॉब्लम को उसको क्या कर रहे हैं, जटिल प्रॉब्लम है उसको क्या कर रहे हैं कि बच्चा को लगातार अवसर प्रदान कर रहे हैं कि हाँ, इस चीज़ को तुम सॉल्व करो, इस चीज़ को तुम समझो, तो यहाँ पे तो बच्चा एक्टिव होगा। सेकंड है, विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। बच्चा क्या कर रहा है, आपस में सहयोग के द्वारा क्या कर रहा है, सीख रहा है, तो यहाँ पे भी बच्चा एक्टिव होगा कि आपस में वो अपने फ्रेंड सर्कल में अपने दोस्तों के साथ क्या कर रहा है, किसी भी चीज़ को डिस्कस कर रहा है, किसी भी प्रॉब्लम में लगा हुआ है, मतलब सॉल्व करने में लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी बच्चा एक्टिव है। थर्ड है कि शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा उसके वर्तमान ज्ञान की पुनर्रचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। तो ये भी सही है कि आप क्या कर रहे हैं कि बच्चे के वर्तमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ रहे हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जो बच्चा पहले से पढ़ के आया हुआ है उसको जो उस चीज़ को जोड़ते हुए अगर हम कोई नया चीज़ उसको बताते हैं तो वो बच्चा को बेहतर समझ में आता है। तो यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों से पूछा है कि क्या नहीं है, यहाँ पे बच्चा एक्टिव नहीं होगा। अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक करते। नहीं, हमें प्रदर्शन पे नहीं फीडबैक देना है, बच्चा क्या सीख रहा है हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है। उसका प्रदर्शन मतलब कि उसके नंबर पे ध्यान नहीं देना है कि हाँ बच्चा नंबर कितना ला रहा है, इस चीज़ पे हमें ध्यान नहीं देना है, बच्चा सीख कितना रहा है, उस चीज़ पे बच्चा वहाँ पे बच्चा एक्टिव होगा। और जैसे ही हम लोग प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं तो वहाँ पे बच्चा एक्टिव नहीं होगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे गलत है, चूँकि गलत ही पूछा है इसलिए ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश के, यानी एक शिक्षक को विद्यार्थियों को किस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और किस चीज़ को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। तो एक शिक्षक को फर्स्ट है अधिगम लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य। फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे सही है कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए कि आप क्या पढ़ेंगे, इस चीज़ को, इस लक्ष्य को आप क्या कीजिए कि आप अपना गोल सेट कीजिए, आप अपना लक्ष्य सेट कीजिए। इस चीज़ के लिए आप क्या करें, एक शिक्षक का क्या कर्तव्य है कि आप बच्चे को फोकस कीजिए, मतलब उसका क्या गोल है इस पे आप फोकस कीजिए, उसको सहयोग प्रदान कीजिए कि हाँ तुम्हें यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है तो तुम इस तरह से सोचो इस चीज़ को, तो तुमको यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। आप क्या कर रहे हैं, एक सहयोग दे रहे हैं उसको।
ठीक है। बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के, मतलब मैंने अभी आप लोगों को बताया कि प्रदर्शन पे ध्यान नहीं देना है, कि आप प्रदर्शन पे सिर्फ कि हाँ तुम्हें फर्स्ट आना है, तुम्हें दूसरे को दिखाना है, कि हाँ तुमको पेरेंट्स को दिखाना है कि मैं फर्स्ट आया हूँ, या किसी दूसरे को दिखाने के लिए आपको करना है, इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे सही लग रहा है। सेकंड देखेंगे प्रदर्शन लक्ष्य, नहीं, प्रदर्शन लक्ष्य प्रोत्साहित करने के लिए हमें नहीं ध्यान देना है, इसलिए सेकंड गलत हो जाएगा। असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, अंक लेने के लिए लक्ष्य नहीं, असफलता से बचने के लिए नहीं लक्ष्य निर्धारित करना। हमें कैसे सफल होना है, कैसे हमें किसी भी चीज़ का ज्ञान, हमें नॉलेज किस तरह से अपने नॉलेज को बढ़ाना है, इस चीज़ पे हम लोगों को फोकस करना है। इसलिए थर्ड भी गलत हो जाएगा। अंक लेने के लिए लक्ष्य नहीं, अंक लेने के लिए लक्ष्य की बात नहीं करना है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीति के उदाहरण है। कौन सा एक जो है वो प्रभावी अधिगम के तरीकों का रणनीति है। फर्स्ट है लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना। बहुत अच्छी बात है कि अगर आप सवेरे उठ रहे हैं, या कोई भी बच्चा है वो सुबह उठ रहा है और उठते ही वो इस चीज़ के बारे में सोच रहा है सबसे पहले कि आज का मेरा टारगेट क्या है, आज का मेरा लक्ष्य क्या है। अगर आप अपने पूरे दिन का भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, अगर आप सुबह उठ रहे हैं तो उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि आज मुझे पूरे दिन क्या करना है, किस तरह से मुझे अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, और उस चीज़ को अचीव करने में आप अपना पूरा दिल लगा रहे हैं, तो वो बेहतर होता है किसी भी चीज़ को। और समय सारणी बना रहे हैं, जैसे कोई बच्चा ही है तो हम लोग उसको बोलते हैं ना कि तुम अपना समय सारणी बनाओ, कि तुमको कब उठना है, कब पढ़ना है, कब किस टाइम में खेलना है, किस टाइम में सोना है, हर एक चीज़ का। तो ये एक बेहतर तरीका है। सेकंड है संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना। ये भी सही है कि आप क्या कर रहे हैं, एक चार्ट तैयार कर रहे हैं किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए। थर्ड है उदाहरण एवं गैर उदाहरण के बारे में सोचना। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप क्या कर रहे हैं, उदाहरण भी दे रहे हैं और गैर उदाहरण के बारे में भी सोचने के लिए बोल रहे हैं बच्चे को। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों सही होता है, तब हम लोगों को पता चलता है कि सही में वो कहना क्या चाह रहा है। फोर्थ है हम उम्र साथी को समझना। ये तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि हम लोग भी जब अपने हम लोग भी तैयारी करते थे तो अपने ग्रुप में क्या करते थे, एक दूसरे के साथ कोई भी क्वेश्चन हो जाता था तो हम लोग आपस में बैठे रहते थे, तो क्या करते थे, कुछ चीज़ का एक्सप्लेनेशन हम देते थे, कुछ चीज़ उधर से आता था, कुछ हमको सीखने के लिए मिलता था, कुछ उन लोगों को मेरे से सीखने के लिए मिलता था। तो ये एक बेहतर तरीका है। मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग क्या करो, ग्रुप डिस्कशन करो, अपने दोस्तों के साथ बैठ जाओ और किसी भी एक क्वेश्चन को जिसमें आप फंस रहे हो उस चीज़ पे क्या करो, आप उससे पूछो कि अच्छा इसका क्या आंसर होगा, और ये होगा तो तुमने इस चीज़ के बारे में क्या सोचा, किस हिसाब से सोचा जो तुम्हें लगा कि इस चीज़ का आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बेहतर तरीका होता है। ये मैंने खुद पे आजमाया हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये एक बहुत ही बेस्ट तरीका है कि आप अपने दोस्तों के साथ किसी भी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। 5 है स्वयं से प्रश्न करना। आप खुद से प्रश्न कर रहे हैं कि ये चीज़ जो मेरे से गलती हुई वो क्यों हुई, या इस चीज़ का आंसर आप मन में सोच रहे हैं किसी भी चीज़ को। या कोई भी छोटा बच्चा ही है, आप देखते हैं कि वो क्या कर रहा है कि खुद से मन में बात कर रहा है कि अच्छा ये चीज़ जो है, कोई छोटा बच्चा है उसका अलग सोच है, वो क्या कर रहा है अपना खिलौना के बारे में ही सोच रहा है कि हाँ इसको यहाँ पे रखना है, इसके साथ मुझे ये खेलना है, इसको देना है, या कुछ भी चीज़। उससे क्या होता है, एक बेहतर सोच हम लोगों में डेवलप होती है। तो पाँचों सही है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। एक होता है आंतरिक अभिप्रेरणा और एक होता है बाह्य अभिप्रेरणा। एक आंतरिक होती है जो आप आपके अंदर से आ रही है, कि जिज्ञासा है आपको किसी भी चीज़ को सीखने की, कि मुझे ये चीज़ सीखना है ना, तो वो एक बाहरी अभिप्रेरणा है। और एक है कि एक ये अंदर की अभिप्रेरणा है, और एक होता है बाहरी अभिप्रेरणा, कि आपको किसी को दिखाना है, या आपको प्राइज़ मिलेगा आप इसलिए किसी काम को कर रहे हैं, या आप लोगों को मम्मी पापा से शाबाशी मिलेगी इसलिए आप इस चीज़ को सीख रहे हैं। तो ये क्या हो गया, बाहरी अभिप्रेरणा हो गई। और आप अंदर से कब सीखोगे, कि आप में जिज्ञासा है कि मुझे किसी भी चीज़ में मास्टरी हासिल करनी है और मुझे ये चीज़ सीखना है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है सो अंदर से हो गया। और बाहरी अभिप्रेरणा हो गई कि आप गिफ्ट के लिए या तारीफ़ के लिए, कुछ भी चीज़ के लिए आप कर रहे हैं। फर्स्ट है मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। तो ये आप लोगों को पढ़ के ही लग रहा होगा कि ये क्या है,
आंतरिक अभिप्रेरणा है, तो ये तो नहीं हो जाएगा। मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ, तो ये भी आंतरिक है कि आप क्या कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं। जब कोई गृह कार्य कर रहा है तो क्या हो रहा है, वो अंदर से मोटिवेट है। थर्ड है, गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ, ये भी अंदर से आ रहा है। फोर्थ है, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, अंक के लिए किया जा रहा है, यानी बाहरी मोटिवेशन है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, यानी बाहरी है अभिप्रेरणा। शिक्षक आप लोगों को नंबर देंगे, आप इसलिए किसी चीज़ को सीख रहे हैं, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक प्राथमिक कक्षा है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो पेपर 2 का है और यहाँ पे प्राथमिक कक्षा कक्ष की बात हो रही है, तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि CDP जो है वो ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट क्लास के लिए अलग सिलेबस है और सेकंड के लिए अलग, सब सेम है, ठीक है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को यहाँ पे प्राथमिक कक्षा कक्ष दिया है तो ये 1 to 5 में ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक शिक्षक को क्या करना चाहिए एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में। फर्स्ट है, केवल उदाहरण देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ उदाहरण देना ठीक नहीं है, उदाहरण देना सही है लेकिन सिर्फ और सिर्फ उदाहरण देना सही नहीं है। केवल गैर उदाहरण, सिर्फ गैर उदाहरण भी नहीं देना चाहिए, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। हाँ, ये सही है कि आप क्या कर रहे हैं, उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों दे रहे हैं। जैसे सपोज कोई बच्चा है, आप उसको, कोई छोटा बच्चा है, आप उसको डॉग दिखा रहे हैं, तरह तरह के डॉग दिखा रहे हैं कि हाँ ये भी डॉग है, ये भी डॉग है और ये भी डॉग है, और तो वो क्या हुआ, आप उदाहरण दे रहे हैं, यानी एग्जाम्पल दे रहे हैं डॉग के बारे में। अगर कोई छोटा बच्चा उसको डॉग के बारे में बता रहे हैं तो आप क्या करें, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हाँ ये डॉग है, इसका ये वेराइटी बहुत सारा है लेकिन ये सारे डॉग ही हैं। और आप क्या कर रहे हैं, साथ में उसे एक नन एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप उसे एक काऊ दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये डॉग नहीं है, ये काऊ है। तो वो क्या हो गया, वो गैर उदाहरण हो गया, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को इससे क्लियर हुआ होगा कि उदाहरण एवं गैर उदाहरण क्या होता है। फोर्थ है, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए, तो फिर समझेगा बच्चा कैसे, इसलिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित रणनीति में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। कौन सी एक रणनीति है जो बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी, ठीक है, अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी यानी बच्चा एक्टिव होगा। फर्स्ट है, अन्वेषण एवं परिचर्चा। सही है कि आप क्या कर रहे हैं, अन्वेषण कर रहे हैं एवं परिचर्चा कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, बच्चा का अर्थ निर्माण होगा। सूचनाओं का संरक्षण, ये यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, सूचनाओं का संरक्षण यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे बच्चा एक्टिव नहीं है। दंडात्मक साधन, दंड देके आप थोड़ी ना बच्चे का अर्थ निर्माण करवा लेंगे, वो तो डर जाएगा पहले ही, उसको सीखने के लिए वो एक्टिव रहेगा ही नहीं। एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हर एक बच्चे को सिखाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही एग्जाम्पल से सीखे और एक ही तरह के एक ही तरीका से हर एक बच्चा सीख जाए। हर एक बच्चा को सिखाने के लिए हमें अलग अलग तरीके का यूज करना होता है और हर एक बच्चा अलग अलग एग्जाम्पल से सीखता है, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि बच्चों की गलतियाँ एवं भ्रांत धारणाएँ डैश यानी क्या है। बच्चा जब गलती करता है या भ्रांत धारणाएँ, जैसे उसमें उसने क्या किया कि कोई भी चीज़ अपने माइंड में एक कंसेप्ट बना लिया कि अच्छा इसका ये चीज़ होता है और ये चीज़ होता है। जैसे आप लोग ही कोई चीज़ सीखते हैं तो जब आप गलती करते हैं तो आप लोगों को क्या होता है, सीखने में ज़्यादा बेहतर आप सीखते हैं। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि अगर कोई आप लोगों का क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आपका जो क्वेश्चन सही हुआ है आप उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, लेकिन जो चीज़ आपका गलत हो रहा है आप उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे कि ये क्वेश्चन जो गलत हुआ वो क्यों गलत हुआ। और फिर आप क्या करेंगे, उस चीज़ को अपने दोस्तों के साथ अगर डिस्कस कर रहे हैं तो उस चीज़ पे आपकी बेहतर समझ हो जाएगी, बशर्ते कि आपने जो सही किया है आपको उससे भी बेहतर समझ हो जाएगी जिस क्वेश्चन को आपने गलत किया है। फर्स्ट है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। सही है कि एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक बहुत ही अच्छा कदम है कि आपको क्या हो रहा है कि बच्चे को समझने का मौका, आप मतलब क्या होता है, आपको बच्चे को समझने का मौका देता है कि बच्चा कहाँ सीखने में असमर्थ है या समस्या हो रही है, तो हम क्या करेंगे, उसका निदान करेंगे। तो गलतियाँ एवं भ्रांत धारणाएं करनी चाहिए बच्चों को।
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए एक रुकावट है, रुकावट नहीं है, बच्चा गलती करेगा तभी सीखेगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए नहीं, अनदेखी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हमें इस चीज़ पे बहुत ही अच्छे से ध्यान देना चाहिए। सूचित करती है कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की, ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे की क्षमता जो है वो वयस्कों की तुलना में निम्न स्तर की होती है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि संरचनात्मक ढांचे में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है। संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है। संरचनात्मक ढांचे की बात हो रही है, यानी जहाँ बच्चा एक्टिव होगा। ठीक है, फर्स्ट है लघु वयस्कों के रूप में, जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान एवं संवेगों में वयस्कों की तुलना में कम है। नहीं, हमें बच्चों को जो है वो बड़ों का छोटा रूप नहीं देखना है कि मतलब बच्चा जो है वो बड़ों का छोटा रूप है, ऐसा कुछ नहीं है। कोरी पट्टी या खाली स्लेट, ये पहले की मानसिकता थी कि बच्चे का जो है माइंड जो है कोरी पट्टी और खाली स्लेट की तरह होता है, उसमें जो चीज़ हम भर देंगे, जो ज्ञान, वो बच्चा जो है वो उस ज्ञान को सीख लेगा। ये सब गलत बात है। थर्ड है एक निष्क्रिय प्राणी। निष्क्रिय प्राणी तो बिल्कुल भी नहीं है, वो एकदम एक्टिव है, पैसिव नहीं होना है। बच्चा एकदम एक्टिव होता है, तो थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, हाँ ये सही है। प्याजे भी कहते हैं कि बच्चा जो है वो नन्हा वैज्ञानिक है, और ये चीज़ सही है कि एक समस्या समाधान करने वाला होता है तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में हम लोग बच्चे को देखेंगे। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है। जब कोई कक्षा है जिसमें एक टीचर जो है वो सहयोगात्मक अधिगम, यानी जैसे बच्चा जो है वो सहयोग से सीख रहा है, जैसे आप हैं तो आप उसे क्या कर रहे हैं, सहयोग प्रदान कर रहे हैं, तो प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है। एक मूक दर्शक होना तथा बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना। ऐसा नहीं करना है कि आप बच्चे को पूरी छोड़ दे रहे हैं कि हाँ तुम एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो और हम जो है चुपचाप बैठ के देख रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य करने देना। बच्चों को आप स्वयं कार्य करने दीजिए, लेकिन वहाँ पे आप क्या कीजिए, आप वहाँ पे खड़े रहिए, आप देखिए कि बच्चा कैसे कर रहा है, उसको सहयोग प्रदान कीजिए। ठीक है। थर्ड है सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। हाँ ये सही है कि आप क्या कर रहे हैं, बच्चे को सहयोग प्रदान कर रहे हैं और हर एक समूह का क्या कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं कि बच्चा आपस में मारपीट ना करे। डर आपको नहीं बनाना है, ग्रुप में सीखने देना है, लेकिन आपको भी साथ में चलना है कि कहाँ पे बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पे बच्चा फंस रहा है, वहाँ पे आपको सहयोग करना है। फोर्थ है उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। अच्छा, और जो बच्चे कमज़ोर है उसको छोड़ देना है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है, हमें सबको साथ लेके चलना है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। कौन सा एक चीज़ है वो विकास एवं अधिगम के बीच के संबंध को सही तरीके से सूचित करता है कि विकास और अधिगम क्या है, अधिगम के बारे में क्या सही है। ठीक है, विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है कि विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आप समझेंगे कि कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, उसमें लिखने की कैपेसिटी है, कोई बच्चा है छोटा, उसमें लिखने की कैपेसिटी है, पर आप उसे क्या कर रहे हैं, आप उसे हाथ पकड़ के मतलब बोल रहे हैं कि वो चीज़ लिखने के लिए आप उसे समझा रहे हैं, तो वो जो आप सिखा रहे हैं वो क्या हुआ, वो लर्निंग हो गया कि आप उसे हाथ पकड़ के हाँ ये इस तरह से लिखो। और उसको पहले क्या करते हैं हम लोग, छोटा छोटा चीज़ सिखाते हैं लिखना, या पहले गोल बनाना सिखाएंगे या कुछ भी चीज़ डायग्राम टाइप का बनाना सिखाएंगे बच्चे को, तो वो क्या हुआ, वो लर्निंग हो गया। ठीक है, तो दोनों का संबंध एक दूसरे के साथ है, दोनों इंटर रिलेटेड है। ठीक है, इंटरडिपेंडेंट है, मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। सेकंड है अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अधिगम विकास का ध्यान दिए बिना घटित हो जाएगा। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है, ऐसा भी कुछ नहीं है। फोर्थ है विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। हाँ ये सही है कि दोनों एक दूसरे पे अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं दोनों। ठीक है, तो 27 का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहते हैं। पियाजे के अनुसार जो है वो आप क्या कर रहे हैं, अनुभव के द्वारा, यानी ये आपका माइंड है तो उसमें क्या बना हुआ है, ये
आपका मतलब पॉकेट टाइप का बना हुआ है, और इसमें आप क्या कर रहे हैं, जो जो आपको नॉलेज है या किसी भी चीज़ को आप देख रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है आपके माइंड के अंदर बन रहा है। तो वो क्या हो रहा है, एक कहाँ पे फिट हो रहा है, वो स्कीमा में फिट हो रहा है। उसको प्याजे जो है वो स्कीमा बोलते हैं। अब जैसे हम लोग समझेंगे कि अगर मतलब कोई भी चीज़ आपके सामने एकाएक मतलब सामने में आता है, ठीक है, जैसे आपको कोई पेन दिखा रहा है, तो वो पेन है, वो आपके स्कीमा में पहले से फिट है। तो आपको पता है कि हाँ ये पेन है, ये चीज़ आपके इस स्कीमा में फिट है कि हाँ ये पेन है, इसलिए आपके दिमाग में ये चीज़ आता है। आपके सामने पेन जैसे ही आता है तो आपके दिमाग में स्कीमा में ये चीज़ इमेज बन जाता है कि ये पेन है, ठीक है, या कोई भी चीज़ आप देखते हैं। तो इसको प्याजे जो है वो स्कीमा कहते हैं। ये सब नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है। सपोज समझेंगे कि कोई बच्ची है, वो इतना सीखी है, मतलब यहाँ पे है वो, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको जो है वो सहयोग दे के आप यहाँ तक उसको पहुँचा रहे हैं, और फिर हो सकता है कि वो सहयोग के माध्यम से इससे बाहर भी ज़्यादा भी सीख सके। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग कहेंगे ZPD, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहेंगे। कि आप इस जगह पे थे और आप लोगों को आपको सहयोग के माध्यम से आप यहाँ तक पहुँच गए, तो वो क्या हो गया, समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD। इसके अंदर जो है सो मतलब जो आपसे ज़्यादा जानेगा वो आपको क्या करेगा, पार प्रदान करेगा। जो भी आपसे ज़्यादा नॉलेज वाला है, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी जो आपसे ज़्यादा नॉलेज वाला है वो आपको क्या कर रहा है, पार प्रदान कर रहा है। ये भी इसी के अंतर्गत आता है कि ZPD के अंदर ही, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर समीपस्थ विकास का क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है, ये सब नहीं होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे हम लोग कि लेव वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संरचनात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। लेव वाइगोस्की की बात होगी तो सीधा सा हमें दिमाग में जैसे ही हम लोगों को समाज के बारे में जाएगा, हमारे दिमाग में सीधा वाइगोस्की का नाम आता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोग SCL यानी सोशल, कल्चर और लैंग्वेज, ये तीनों की बात जो है वो वाइगोस्की करते हैं। तो बोल रहा है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। कि आपकी जो मानसिक क्षमता है उसको किस तरह से जो है आप बेहतर बनाएंगे। जो आपकी समझ है, जो आपकी पहले से समझ है, आप उसको कैसे बेहतर बनाएंगे, ठीक है। पुरस्कार एवं दंड नहीं, ये नहीं होगा। सामाजिक पारस्परिक क्रिया, हाँ ये सही है कि आप जो है समाज में रह रहे हैं या समाज में अपने से बड़े बुजुर्गों से जब बात कर रहे हैं या जो भी है, तो आप क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को बेहतर समझ रहे हैं। आपको क्या हो रहा है, बेहतर आपकी समझ बन रही है। तो इसलिए इसका आंसर सेकंड सही हो जाएगा। आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने लास्ट तक मेरी वीडियो देखी, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आप लोगों को एकदम पूरे जोश के साथ आप लोगों को तैयारी शुरू करनी है। मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाती रहूँगी, और बहुत सारी वीडियो हैं, और आप लोग जाके वहाँ पे देखिए एक एक चीज़ को, और क्वेश्चन का जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों के लिए उतना बेहतर होगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, और आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही होता है वो चीज़ आप लोग जो है वो कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, जो लोग भी इस बार सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को शेयर करें। उम्मीद है कि उन लोगों को ज़रूर हेल्प होगी, ठीक है। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे, ताकि हमारी कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। थैंक यू।